नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज अब ऑनलाइन स्वागत करता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एक्टिंग ऑन इट। दिस लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी बॉडी है वो किस में रहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में रहती है स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं करती है। ये जो चीज़ है इसने डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें दिया। ठीक है। नाउ द फोर्स इज डिफाइंड एज द external agency which changes or tends to change the state of rest or uniform linear motion of the body। तो फोर्स क्या है? फोर्स को डिफाइन किया गया है। फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो चेंज करती है या चेंज करना चाहती है क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की पोजीशन जो होती है बॉडी की उसको चेंज करती है। फिगर सामने आपको जो इमेज है उसमें दिख रहा होगा कि एक पर्सन जो है वो पुश कर रहा है और दूसरा पर्सन पुल कर रहा है। ये जो फेनोमेना है ये कहलाता है फोर्स। तो जब भी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक डायरेक्शन में, ये क्या कहलाता है? पुश। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई किया, उसको क्या करा, हमने एक डायरेक्शन में खींचा। जो डायरेक्शन ऑफ एरो है मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम इसको पुल कर रहे हैं। अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो क्या हो जाएगी, अगर हमने इतना मैग्नीट्यूड लगाया है कि मूव कर सके तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन की डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है जो एक्सटर्नल एजेंसी का, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है फोर्स। अब मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का उसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ। इट स्टेट्स दैट द rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force and it takes place in the direction of the force acting on it। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, फोर्स का कितना क्या मैग्नीट्यूड रहता है, ये हम डिफाइन करते हैं किससे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है? वो कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज है मोमेंटम का किसी भी बॉडी का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी फोर्स हमने इम्प्रेस किया है, और किस डायरेक्शन में वो लगता है, वो अप्लाई होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी के उसके डायरेक्शन में। ठीक है। नोटिंग दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, we can derive expression for the force as given below from Newton's second law। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का, उसको क्या कहते हैं? उसको मोमेंटम कहते हैं। तो इन दो डेफिनेशन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पे ऑफ मोमेंटम के। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। अब मास जो है वो चेंज नहीं होता है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया मास और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के प्रोडक्ट का, है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है के। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। ठीक है। वेयर द एफ इज द फोर्स, एम इज द मास एंड ए इज द एक्सेलरेशन एंड के इज द कांस्टेंट ऑफ
proportionality. Okay, in all the system the unit of force is so selected that the constant of proportionality becomes unity. अब जैसे कि यहाँ पे हम देख ही रहे हैं और अभी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे फोर्स F से डिनोट किया है हमने, M क्या है, मास है, A क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, K है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का। तो जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या हो जाए, वो यूनिटी हो जाए। ओके, वो उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो फोर्स फिर क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो अब एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है फोर्स की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in SI system, the unit of force is Newton, which is defined as the force that is required to move 1 kilogram mass at an acceleration of 1 meter per second square. Therefore, 1 Newton is equal to 1 kg mass into 1 meter per second square. Thus, K is equal to 1, F is equal to M into A. तो बात कर लेते हैं कि SI यूनिट जो है उसमें यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, उसमें SI यूनिट में यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। न्यूटन को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूटन को डिफाइन करते हैं वो फोर्स जो रिक्वायर होता है 1 किलोग्राम मास को मूव करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो 1 न्यूटन क्या हो गया, 1 न्यूटन हो गया 1 kg मास मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ओके, 10 K इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 1 है, प्रोडक्ट यहाँ भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे इसको हमने यूनिट इस तरह से सेलेक्ट किया है दोनों कि जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि वो कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो क्या हो, इसके बेस पे क्या हो गया, फोर्स जो था F इक्वल टू K इंटू M इंटू A जो था वो क्या हो गया, फोर्स M इंटू A हो गया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज नोन एज द फोर्स। ओके, however, acceleration used is one gravitational acceleration 9.81 meter per second square on Earth's surface and unit of force is defined as kg weight. अब जैसा हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन हम यूज़ करते हैं वो 1 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, और इसकी वैल्यू क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ जी होती है आपने सुना होगा, जी ए इक्वल टू जी। अब जी की वैल्यू कितनी है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पर है ये वैल्यू हमारी, है कहाँ पर, ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में जो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन है वो जी के टर्म्स में हम देते हैं तो उसको क्या वैल्यू रहती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड इन केजी वेट, और यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है उसको हम केजी वेट में वैल्यू उसकी देते हैं। दस एफ इन केजी वेट इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, तो फोर्स जो है वो केजी वेट में क्या हो जाता है, मास एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के टर्म्स में होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म्स में। ओके, thus 1 kg weight is equal to 9.81 Newton. It may be noted that in usage kg weight is often called as kg only. कई बार हम यूज़ करने में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो kg weight या weight को kg में ही ऑफनली ले लेते हैं। Now next is effect of a force. अब फोर्स जो है उसका इफेक्ट क्या होता है। नाउ अ फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। फर्स्ट इज इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स मे सेट इट इन मोशन, एंड इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन द फोर्स may accelerate it. Okay,
Second point is it may retard the motion of a body. Third point is it may retard the forces already acting on a body, thus bringing it to rest or in equilibrium. Fourth is it may give rise to the internal stresses in the body on which it acts. तो बात कर लेते हैं कि फोर्सेस जो है उसका इफेक्ट क्या होता है किसी भी बॉडी में, ठीक है, इस पर फोर्स एक्ट करता है। तो पहला इफेक्ट जो होता है फोर्स का वो क्या होता है, फोर्स जो होता है वो बॉडी की मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर बॉडी मोशन में है पहले से ही तो उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। ये क्या होता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। दूसरा है कि वो क्या कर सकता है, फोर्स बॉडी का जो मोशन है उसको रिटार्ड कर सकता है, मतलब उसको कम कर सकता है। अगर फोर्स क्या है, बॉडी मूव हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बॉडी मूव कर रही है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉडी क्या होगी, डिसेलरेट हो जाएगी, मतलब रिटार्ड हो जाएगा, उसका मोशन कम हो जाएगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। और क्या कर सकता है फोर्स, वो रिटार्ड कर सकता है फोर्सेस को जो पहले से ही बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, और बॉडी को क्या कर सकता है, रेस्ट पे ला सकता है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो फोर्स है वो बॉडी जो होती है उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस भी डेवलप कर सकता है जिस बॉडी पे वो एक्ट कर रहा है। मतलब कि अगर आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने दोनों साइड से पुल फोर्स अप्लाई किया, यहाँ से भी हमने फोर्स अप्लाई किया पुल, और यहाँ से भी हमने क्या करा, इसको खींचा, दोनों तरफ से हम दोनों डायरेक्शन से इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनल फाइबर्स हैं इनके, इस ऑब्जेक्ट में जो इंटरनल फाइबर्स हैं वो क्या हो जाएगा, वो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। या तो फिर क्या करते हैं हम, कई बार कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, इधर से हम पुश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को और दूसरे डायरेक्शन से भी पुश कर रहे हैं। जब दोनों डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं तो जो इंटरनल फाइबर्स हैं इस बॉडी के वो किस में आ जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में आ जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की। अगली बात हम कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। In order to determine the effect of a force acting on a body, we must know the following characteristics of a force. First is the magnitude of the force, that is 100 Newton, 50 Newton, 5 kilonewton, etc. Second is the direction of the line along which the force acts, that is along OX, OY at 60 degree north of east, etc. It is also known as the line of action of the force. Okay. Third is the nature of the force, that is whether the force is push or pull. This is denoted by placing an arrowhead on the line of action of the force. Next is the point at which or through which the force acts on a body. अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फोर्सेस की। तो जो फोर्सेस का इफेक्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स की जानना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेस पे ही हम नेचर समझ पाएंगे, उसके बेस पे ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि इफेक्ट क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स कितना लगेगा, टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन जैसे एग्जाम्पल, 50 न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। तो कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे क्या कर रहे हैं हम, वेट अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से। अब वेट कितना है कि अगर हमारा 10 किलो वजन लग रहा है, उसमें 20 किलो वजन हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, जितना वजन हम अप्लाई करेंगे उसके बेस पे तो उसमें कंप्रेशन आएगा। अगर नीचे यहाँ पे सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, तो इसमें कंप्रेशन आएगा जब हम ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब इफेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड मतलब उसके क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी का वेट हम लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का लगा रहे हैं। एन मतलब न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स, 50 न्यूटन, अलग अलग इसकी वैल्यूज हो सकती है। अब दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइन। लाइन का डायरेक्शन क्या है? तो लाइन क्या है? जैसे ये फोर्स है, अब इसकी लाइन क्या है? इसी को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, अगर ये डैश से हम मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये जो है इसका क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइन है। इस लाइन के अलोंग क्या कर रही है? ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कहलाता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल जैसे दे सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। अब कोई भी ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में समझ लीजिए एक्ट कर रहा है, ठीक है। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे काम कर रहा है ये, किसके? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर ये ईस्ट मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ईस्ट है और यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है। ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इसके 60 डिग्री पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये डायरेक्शन दिखा रहा है किसका? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। तो कितने डिग्री पे लग रहा है? 60 डिग्री पे लग रहा है, किसके? नॉर्थ साइड ऑफ ईस्ट। अब तीसरी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स का नेचर कैसा है? फोर्स का नेचर क्या हो सकता है? पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। इसके बारे में मैंने पहले भी अभी बताया है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एरो हेड से और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। ये जैसे मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिखाया ना, कि जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है और ये लाइन है, लाइन का जो हेड है, एरो जो है, उससे हम फोर्स को दिखाते हैं। और ये जो हेड है ये डिनोट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। और इधर से भी अगर हमने फोर्स को अप्लाई करा तो यहाँ पे इसका हेड है, एरो हेड, और यहाँ पे भी एरो हेड है। दोनों क्या है? उसको अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं, तो इसमें जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कैसा हो जाएगा? नेचर ऑफ फोर्स हो जाएगा आपका कंप्रेसिव फोर्स। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस पॉइंट पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है बॉडी पे, वो कहलाता है क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो ये चार चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, इससे हम पता कर लेते हैं। उसके बेस पे जो इफेक्ट है बॉडी पे फोर्स का, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं। इन फिगर ए बी is a ladder kept against a wall. At a point C, a person weighing 600 Newton is standing. The force applied by a person on the ladder has the following characters. Magnitude is 600 Newton. This is the figure. The point of application is C, which is at 2 meters from A along the ladder. Third is the line of action is vertical. Fourth is the direction is downward. It may be noted that in a figure, magnitude is written near the arrow. The line of arrow shows the line of application. The arrowhead shows the point of application. The direction of arrow represent direction of the force. यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, ये फिगर है आपका। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक लैडर है। लैडर मतलब ये एक सीढ़ी है, ठीक है। ये क्या है? एक लैडर है। ठीक है। अब ये लैडर जो है, सीढ़ी है, इसमें एक पर्सन यहाँ पर, ये जो है यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पर्सन जिसका वेट कितना है? 600 न्यूटन है, वो क्या है? वहाँ पे खड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे जो ये पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, अब लैडर का क्या है, अब फोर्स जो है ये पर्सन जो अप्लाई कर रहा है लैडर पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम पता करते हैं। तो ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है, पर्सन का वेट है 600 न्यूटन, तो 600 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है फोर्स। कहाँ से एक्ट कर रहा है, ए से कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है, ए से 2 मीटर की दूरी पे सी पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन कैसा है इसका, वर्टिकल है। लाइन ऑफ एक्शन ये होता है जो फोर्स का अगर हम एक्सटेंड करते हैं इसको तो ये जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है। ये कैसा है, ये पूरी तरह से वर्टिकल है, सीधा है। और डायरेक्शन कैसी है इसकी, डायरेक्शन कैसी है, एरोहेड कैसा है इसका, एरोहेड इस तरीके से, एरोहेड डाउन की तरफ शो कर रहा है, तो ये कैसा हो गया इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका होगा डाउनवर्ड। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होगे जो कि जैसे हम इसका मैग्नीट्यूड जो लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कहाँ लिखते हैं, एरो के पास में लिखते हैं 600 न्यूटन। लाइन ऑफ एक्शन इसका शो कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, डायरेक्शन हमने शो करा, ठीक है। अगली बात कर ली जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देयर आर following are the 3 laws of motion which were enunciated by the Newton, who is regarded as the father of the science. First law is Newton's first law of motion states that everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external forces. Unless it is acted upon by some external force. Second, Newton's second law of motion states the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the same direction in which the force acts. Newton's third law states that to every action there is always an equal and opposite reaction. अब बात कर लेते हैं न्यूटन के 3 लॉज जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो पहले भी हम इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं कि जो हर ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है, वो कंटिन्यू करता है स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, जब स्ट्रेट लाइन में जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर एक्ट नहीं करता तब तक वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है कंटिन्यू। सेकेंड लॉ न्यूटन का क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स इंप्रेस किया गया है उस पर और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, और वो सेम डायरेक्शन उसकी होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक्शन, जो भी एक्शन होता है उसका हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ये कोई भी समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है। अगर इस बॉडी पे क्या हुआ, हम ये बॉडी है इसका कुछ खुद का वेट होगा, तो जब हमने इसको क्या करा, इसको हमने ये जो सरफेस है इस पे ये बॉडी रखी हुई है मतलब इसका वेट जो है खुद का वेट W वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो जैसे ही डाउनवर्ड एक्ट किया तो यहाँ पे इस एक्शन का एक क्या होगा, रिएक्शन अप्लाई होगा, और ये रिएक्शन R से हम इसको डिनोट कर रहे हैं और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। ये आगे हमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे बात करेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो ये चीज़ें हमें काम आएंगी। अगली बात कर लेते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। फर्स्ट इज व्हाट इज स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज़ are those quantities which have magnitude only, such as length, mass, time, distance, volume, density, etc. Next is what is vector quantities. The vector quantities, or sometimes known as vectors, are those quantities which have both magnitude and direction, such as force, displacement, velocity, acceleration, etc. अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्या है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया,
टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, इनमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। दो पॉइंट हैं इन ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमसे किसी ने पूछा तो हम उसको डायरेक्ट वैल्यू बता देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे 5 मीटर। तो केवल मैग्नीट्यूड हमको बताना रहता है इन चीज़ों में, ठीक है। वो क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटीज, मास हो गया तो 10 kg है, 15 kg है, टाइम हो गया कितना टाइम है, तो वो टाइम हमने बता दिया, डिस्टेंस वेलोसिटी है गई हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जैसे फोर्स की बात कर लेते हैं, तो फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से एरो से डिनोट करते हैं। तो इसमें और मैग्नीट्यूड उसका कुछ ले लेते हैं। तो जैसे ये फोर्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा कि फोर्स कितना फोर्स लगा, तो हम बताएंगे 10 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या रहा, डायरेक्शन ये एरो हेड जिस डायरेक्शन में शो कर रहा है, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताना रहता है और डायरेक्शन ही बताना रहता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जैसे हो गया, डिस्टेंस हो गया, उसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बता देते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ directed line as shown in figure. Here is the figure. It may be noted that in the length OA represents the magnitude of the vector OA. The direction of the vector is from O starting point to A, which is the end point. It is also known as vector P. अब पहली चीज है जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वेक्टर का, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तो इसका जैसे यहाँ पे आपको P वेक्टर दिख रहा है, इसको हमने एरो, यहाँ पे एरो है, इससे OA जो है लेंथ, उसको हमने वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग है इसका O से, और एंड कहाँ पे है, इसका A पे, ठीक है। अब वेक्टर को जनरली जैसे है तो उसको हम डिनोट करते हैं, जैसे OA हो गया, OA इसके ऊपर एरो हेड, ठीक है, ओवर एरो दिखाते हैं, इसके ऊपर एरो हम मार्क कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारा वेक्टर इस तरह से शो होता है। अब आगे बात करते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा यूनिट वेक्टर। A vector whose magnitude is unity is known as unit vector. Third is equal vector. Vector which are parallel to each other and have same direction, that is sense, and equal magnitude are known as equal vectors. Fourth is like vectors. The vectors which are parallel to each other and have same sense but unequal magnitude are known as like vectors. Fifth is addition of vectors. Consider two vectors PQ and RS which are required to be added as shown in figure below. Okay, these two are the vectors. If we have to add these, then we take a vector AB which has equal magnitude and direction as PQ. Okay, then we take another vector which have the same direction as RS and taken in order, means where B ends then BC vectors get started, and having the same magnitude, BC have the same magnitude as RS. Then the vector AC which connects point A and point C gives the vector C. Let me take it as a C and this as A, this as B, then vector C is equal to vector A plus vector B. This is the addition of vector. And then the subtraction of vector. Consider two vectors PQ and RS in which vector RS is required to be subtracted as shown in figure. Here it is the PQ vector and it is RS vector. Then we have to subtract RS from PQ. So
we take a vector AB which has equal magnitude as of PQ and have the same direction as PQ. Then we take another vector BC which is parallel to RS, but it is not taken in the same direction, it is taken in the opposite direction. Okay, it is important point to be kept in mind that RS and BC have the opposite nature, okay, but having the same magnitude. Then the vector AC connecting point A and C gives the subtraction value of PQ and RS. ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो पैरेलल है एक दूसरे से और दोनों वेक्टर्स का क्या है, डायरेक्शन जो है सेम है और मैग्नीट्यूड भी कैसा है, सेम है, वो कहलाता है इक्वल वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स क्या है? वो वेक्टर्स जो पैरेलल तो हैं एक दूसरे के, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो और जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और डायरेक्शन भी उनका सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल नहीं है, वो कहलाते हैं लाइक वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर हमारा पी क्यू और आर एस है, इनको हमको ऐड करना है। तो क्या करना रहेगा, जैसे ये पी क्यू वेक्टर है और ये आर एस वेक्टर है, तो हम एक वेक्टर लेंगे ए बी जो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा जिसका पी क्यू के, ठीक है, और डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब दूसरा है आर एस वेक्टर। आर एस वेक्टर के पैरेलल हम क्या करेंगे, जैसे बी सी वेक्टर है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमने ले लिया, ठीक है, ये, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, लेकिन ए बी और बी सी एक ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब जहाँ पे ए बी एंड हो रहा है वहीं से बी सी क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो इनका इनिशियल पॉइंट होगा ए बी वेक्टर का ए, और जो बी सी वेक्टर जहाँ पे एंड हो रहा है उसका फाइनल पॉइंट जो हो गया सी, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको जो वेक्टर मिलेगा वो कहलाएगा, दोनों वेक्टर का एडिशन का वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी हमने डिनोट करा इसको ए से, इसको बी से, तो सी वेक्टर जो है वो किसके किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए और वेक्टर बी के सम के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड स्केल से मेज़र करेंगे तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम एक सुटेबल यूनिट में हम इसलिए मैग्नीट्यूड को लेते हैं कि जैसे हम स्केलिंग करके लेते हैं कि ए वेक्टर को जैसे 5 न्यूटन है तो हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, बी सी अगर हमारा 10 न्यूटन है तो हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस तरह से जब हम लेंगे तो जो हमारा फाइनल एडिशन ए सी रहेगा उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन लिया तो उसके बेस पे हमारी वैल्यूज ए सी की आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो सब यहाँ पर हमको जैसे पी क्यू है और आर एस दो वेक्टर है, तो आर एस को हमको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, पी क्यू से। तो इसमें क्या करेंगे, पी क्यू के इक्वल मैग्नीट्यूड का हम एक यहाँ पे वेक्टर ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन जो अगला वेक्टर होगा वो क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड तो उसका सेम लेंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, आर एस को जिसको हमको सेपरेट करना है उसके इसका डायरेक्शन जो होगा बी सी का इसका अपोजिट है, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो दो पॉइंट रहेंगे ए और सी, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स को सेपरेट करने पे जो वैल्यू होगी वो ए सी को मेज़र करने पे वो वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।